Welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. In previous video, we have discussed about some historical background of related to the structure of atom. Now we have to move towards the exact content of the lesson, that is atomic structure. और यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है first 2.5 mark question which is generally asked in exam for 2.5 mark, and that is de Broglie's hypothesis, या फिर आप लोग कह सकते हो डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर मुझे डिराइव करके देना है डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन। सो अंडर टू हेडिंग आई कैन एक्सप्लेन और आई कैन राइट हियर डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन। अब अगर हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बोर्स मॉडल नहीं बताया, लेकिन बोर्स मॉडल की कुछ अजम्पशंस बताए और बोर्स मॉडल के क्या क्या एडवांटेजेस थे। सो बोर्स मॉडल ने हमको एक फार्मूला दिया था जिसकी मदद से हम कोई इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर वो बोर्स के फार्मूले थे, बोर्स के वो कुछ एडवांटेजेस थे, लेकिन बोर्स की कुछ खामियां भी थी। वो खामियां क्या थी वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इन शॉर्ट एक्सप्लेन किए। अब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के तरफ चलने के पहले अब हम लोग देखते हैं कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस यूज़ करने की वजह क्या है। सो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बोर्स मॉडल वाज ओनली ट्रू इफ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन can be accurately known, then only we can calculate the exact energy of electron and then only we can calculate the exact position of electron also। लेकिन सर ये डी ब्रोगलीज और ये हेसनबर्ग नाम के ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिनने डी ब्रोगलीज के कंसेप्ट को मतलब गलत साबित करके दे दिया। क्या इनका कंसेप्ट था, डी ब्रोगलीज का कहना क्या था, हेसनबर्ग का कहना क्या था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा जो आप लोग 11th-12th में पढ़ चुके हो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट के पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल वगैरह जो कुछ भी साइंटिस्ट आए, सो उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया था कि जो लाइट होती है, लाइट मतलब आप लोग विजिबल लाइट लो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लो या आईआर रेडिएशन लो या माइक्रोवेव रेडिएशन लो। सो लाइट को शुरुआत में कहा जाता था कि लाइट वाज कंसिडर्ड एज अ वेव, मतलब लाइट जब कभी ट्रैवल करती है तो लाइट जब ट्रैवल करती है सो इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो लाइट को वेव मानकर चला गया था, वेव मानकर चलते थे हम लोग। सो लाइट वाज कंसिडर्ड एज अ वेव, लेकिन मैक्स प्लैंक कहते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में नहीं तो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करती है। जब कभी कोई वेव ट्रैवल करेगी तो वेव ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती। सो वेव ट्रैवल करती है ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड एज क्वांटा। उसी को क्वांटा कहा गया या उसी को फोटॉन कहा गया। लेकिन ये क्वांटा, ये फोटॉन्स इतने रैपिडली फ्लो होते हैं कि आपको ऐसे महसूस होता है जैसे मानो वो वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में। बट अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक द लाइट or any radiation travel in the form of bundle, travel in a form of packet, and that packet is called as quanta or photon. But this quanta moves rapidly in such a way the movement of quanta seems to be the movement like wave. So ये quanta का एनर्जी फिक्स होता है एंड E इक्वल्स टू एच न्यू, ये हो गई एनर्जी उस क्वांटा की। मतलब अगर कोई वेव है
सो वेव के पास में डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो सर उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग है, विजिबल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग है। सो सर हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी। सो इसीलिए उनके एक क्वांटा की एनर्जी भी फिक्स रहेगी। मतलब मान के चलो कि कोई एक वेव है और उसके एक क्वांटा की वैल्यू है 10, दूसरी एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उसके एक क्वांटा की वैल्यू है सपोज टू बी 15, तीसरी एक वेव है उसकी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है तो उसके एक क्वांटा की एनर्जी है मान के चलो 17। इट मीन्स दैट वॉट एवर द लाइट, वॉट एवर द रेडिएशन, दैट रेडिएशन इज फ्लो or in the form of quanta, in the form of photon, and the energy of a photon of a radiation of particular frequency is fixed. It means that energy is quantized. Energy is quantized. एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है सर। एनर्जी ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होती है, ऐसा क्वांटम थ्योरी का कहना था। सो इसके पहले जितनी भी थ्योरीज थी उनका कहना था कि एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि एनर्जी, लाइट या कोई रेडिएशन ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में, क्वांटा फोटॉन के फॉर्म में फ्लो होती है। और हर एक रेडिएशन की क्वांटा की वैल्यू भी फिक्स रहती है। जैसे मेरे पास एक कोई रेडिएशन है और जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तो डेफिनेटली सर उसके एक क्वांटा की एनर्जी कुछ अलग रहेगी। एक दूसरी वेव है मेरे पास जिसकी वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, तो उसके एक क्वांटा की वैल्यू कुछ फिक्स रहेगी। तो जब 450 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन जब मूव करेगी तो क्वांटा के फॉर्म में मूव करेगी। ये एक क्वांटा, दूसरा क्वांटा, तीसरा क्वांटा, और ये क्वांटा इतने रैपिडली फ्लो होते हैं कि मानो आपको रेडिएशन वेव के फॉर्म में मूव होते हुए पता चलती है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट था। लेकिन ध्यान रहे, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज उसको वेव मानकर एक्सप्लेन किया जाता है बेहतर तरीके से। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन की जाती है। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक दैट लाइट शोज ड्यूअल नेचर। इसका मतलब लाइट कैसा नेचर शो करता है? ड्यूअल नेचर शो करता है। पहले मान के चलते थे कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, एनर्जी फ्लोज इन कंटिन्यूअस मैनर, लेकिन मैक्स प्लैंक कहते हैं कि नहीं, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में फ्लो होते हैं, छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में फ्लो होते हैं। वो पार्टिकल्स इतने रैपिडली फ्लो होते हैं कि आप मानते हो कि वो वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल कर रहा है, और हर एक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के क्वांटा की वैल्यू फिक्स रहेगी। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। सो इससे सर लाइट को कहा गया कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट बिहेव्स एज वेव as well as light behaves as particle। कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज को, कुछ लाइट के फिनोमेनॉन को वेव कंसिडर करके एक्सप्लेन किया गया, तो कुछ लाइट के फिनोमेनॉन को या प्रॉपर्टीज को, लाइट को वेव, लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया गया। इट मीन्स दैट लाइट शोज ड्यूअल नेचर, इट बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज इट कैन बिहेव लाइक पार्टिकल। और ये मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी, जो रेडिएशन के लिए अप्लीकेबल थी, जो लाइट के लिए अप्लीकेबल थी, और इस लाइट की वेलोसिटी तो आप लोगों को पता है सर, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से मूव होने वाली लाइट, ये वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ऐसे मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी में कहा गया। सो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के लिए थी। लेकिन यही मैक्स प्लैंक की थ्योरी
को यूज किया डिब्रोगलीज नाम के साइंटिस्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में। मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई भी चीज़, पूरा ब्रह्मांड, डेफिनेटली ब्रह्मांड में जो कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये बना हुआ है, सबसे छोटा पार्ट होता है इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे मैटर का, एटम। और एटम के अंदर होते हैं सर न्यूक्लियस, जहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड में कौन घूमते रहते हैं? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, जितनी भी नई नई चीज़ें यहाँ पर फॉर्म हो रही है, सो दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते। एक बात आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो। तो जैसे मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में कहा कि लाइट वेव के फॉर्म में बिहेव कर सकता है, तो लाइट पार्टिकल के भी फॉर्म में बिहेव कर सकता है। लाइट पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करता है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में फ्लो होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होता है, और उस छोटे छोटे पैकेट्स को कहा गया क्वांटा। मतलब लाइट, रेडिएशन, एनर्जी flows in the form of packet, it is quantized। मतलब कोई अगर रेडिएशन है हमारे पास में और उस रेडिएशन के एक क्वांटा की वैल्यू अगर 4 है, तो डेफिनेटली दूसरे क्वांटा की वैल्यू भी 4 रहेगी, तीसरे क्वांटा की वैल्यू भी 4 रहेगी। मतलब मैं आपको एक तो उस रेडिएशन का एक क्वांटा दे सकता हूँ, नहीं तो 2 क्वांटा दे सकता हूँ, नहीं तो 3 क्वांटा दे सकता हूँ, नहीं तो 4 क्वांटा दे सकता हूँ। 2.5 क्वांटा मैं आपको नहीं दे सकता। 2.5 क्वांटा आई कैन नॉट प्रोवाइड टू यू, क्योंकि सर वो पैकेट्स बने ही नहीं उतने। जैसे कि आप दुकान में मैगी खरीदने जाते हो, तो मैगी का एक 10 रुपये का पैकेट है, तो आपको एक तो मैगी का एक पैकेट खरीदना पड़ेगा, नहीं तो 2 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो 3 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। आप कहोगे दुकानदार को कि भैया मुझे 2.5 पैकेट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको नहीं देगा। इसका मतलब मैगी उस पैकेट्स में बंद है, वो फिक्स वजन के साथ बंद है। मैगी इज क्वांटाइज्ड कह सकते आप। वैसे ही एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। तो ये मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी, जो लाइट के लिए अप्लाई की गई थी, वही थ्योरी को लुईस डिब्रोगलीज नाम के साइंटिस्ट ने इन 1924 में इस लुईस डिब्रोगलीज ने इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया। क्या कहते थे लुईस डिब्रोगलीज कहते थे कि हमारे जमाने तक, मतलब बोर्स, लुईस डिब्रोगलीज ये नील बोर्स के अंडर में पड़े हैं। ऐसे कहो कि लुईस डिब्रोगलीज वॉज द स्कॉलर ऑफ नील बोर। नील बोर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चलते थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। नील बोर क्या, रुदरफोर्ड भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चलते थे। जे थॉमसन भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर ही चलते थे। सो लुईस डिब्रोगलीज कहते हैं कि हमारे जमाने में तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन लुईस डिब्रोगलीज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल नेचर शो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है, ऐसे ऐसे नील बोर्स कह रहे, रुदरफोर्ड कह रहे, जे थॉमसन कह रहे, उनके समय के जितने भी साइंटिस्ट थे वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही मान के चल रहे हैं। तो लुईस डिब्रोगलीज कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो लुईस डिब्रोगलीज कहते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर शो कर सकता है,
और वो ऑब्जेक्ट वेव नेचर भी शो कर सकता है। पार्टिकल नेचर शो करता है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास रहना चाहिए, और वेव नेचर अगर शो करता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहना चाहिए, वेवलेंथ रहना चाहिए। So according to the Louis de Broglie, if any object is in motion, then it can behaves like particle or it can behaves like wave also. So सर जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वेव के फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है। तो लुईस डी ब्रोग्लीस कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ऐसे दोनों नेचर दिखा सकता है। ड्यूअल नेचर लाइक लाइट, जैसे लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है वैसे ही हमारे मूविंग पार्टिकल्स भी ड्यूअल नेचर शो करते होंगे। लेकिन कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं। लुईस डी ब्रोग्लीज ने तो पहले कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर ये मार्कर अगर ये घूमते रहता है, मोशन में है, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मास है, ये पार्टिकल है। और ये अगर मोशन में रहता है तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी रह सकता है। मार्कर का कुछ वेवलेंथ रहेगा, मतलब मार्कर वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन डी ब्रोग्लीज का जो कंसेप्ट था वो किन के लिए था? सो डी ब्रोग्लीज कंसेप्ट वाज अप्लीकेबल, डी ब्रोग्लीज कंसेप्ट वाज अप्लीकेबल only for, de Broglie's concept was applicable only for microscopic particles, microscopic particles like electron। डी ब्रोग्लीज का इंटरेस्ट तो इलेक्ट्रॉन में था, जिस इलेक्ट्रॉन की बदौलत पूरी कायनात बनी है, जिस इलेक्ट्रॉन के बदौलत पूरा ब्रह्मांड बना है, डी ब्रोग्लीज का इंटरेस्ट उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। तो डी ब्रोग्लीज कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज अगर मोशन में होगी तो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव कर सकती है, वो वेव के फॉर्म में भी बिहेव कर सकती है। लेकिन उसका मेन फोकस था कि इलेक्ट्रॉन जैसी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका मास को प्रूव करके दूंगा मैं कि मार्कर, आप कह रहे हो कि मार्कर जब मोशन में रहेगा तो मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा, मार्कर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। और अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोग्लीज कह रहे हैं कि मार्कर वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो मार्कर का कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी रहना चाहिए। लेकिन ये जो डी ब्रोग्लीज की थ्योरी थी ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये डी ब्रोग्लीज की जो थ्योरी है ये अप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, जिनका मास बहुत ही कम है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आप लोगों को? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, बहुत ही कम सर। उसको मेज़र भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन के बाहर है, इतना कम वजन है इलेक्ट्रॉन का। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करता हूँ सो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है सिर्फ 1% कम है देन दैट ऑफ लाइट, than that of light। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि ये डी ब्रोग्लीज की थ्योरी, डी ब्रोग्लीज कह रहे थे कि दुनिया की कोई भी चीज मोशन में रहेगी तो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी और वेव नेचर भी शो करेगी। लेकिन बाद में मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि डी ब्रोग्लीज की थ्योरी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही अप्लीकेबल है। ये मार्कर पेन जैसे या क्रिकेट बॉल जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए डी ब्रोग्लीज की थ्योरी अप्लीकेबल नहीं। क्यों नहीं है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोग्लीज, एज लाइट शोज अ ड्यूअल नेचर, it can behaves like particle, it can behaves like wave, in the same way
the small microscopic particles like electron, when they are in motion, then they can show the dual nature like light, and that type of electrons, that type of small microscopic particles like electron can behave as particle, can behave as wave. सर ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर देखोगे तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, लाइट की कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सर आसपास 1% कम दिखता है मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, सिर्फ 1% कम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैन बी कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो फॉर सच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन मोशन, so here de Broglie's apply their concept and they said that कि as light shows dual nature, light behaves like as particle or light behaves like wave also, in the same way electron like small microscopic particles when they are in motion, definitely they can also behave like, so electron also shows dual nature, it means it can behaves like particle, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, लाइक वेव अल्सो। पार्टिकल मान के चल रहे थे, वो तो पूरी दुनिया मान के चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में है। बोर्स के जो फॉर्मूले थे वो यही मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन डी ब्रोग्लीस कहते हैं कि ये इतनी छोटी चीज़ें हैं, ये इतनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन जिनका मास बेहद कम है, वेलोसिटी बेहद ज़्यादा है, तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में रहेंगे तो आपके मुताबिक पार्टिकल नेचर तो शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन डी ब्रोग्लीस कहते हैं मेरे मुताबिक वो वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। और बाद में डेविंसन एंड जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। और बीएससी फाइनल ईयर में आप लोगों को मैं उसका डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे वेव नेचर, अभी वो डेरिवेशन की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। सो डी ब्रोग्लीस कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, सो मास शुड बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of particle, and if electron behaves like wave, then it should have the value, certain value of wavelength। अगर आप वेव की अगर बात करते हो तो वेव ट्रैवल करती है कुछ इस तरीके से, सो वेव ट्रैवल करती है इस तरीके से, सो ये रहा वेव का प्रोपोगेशन। और अगर वेव ट्रैवल करता है ऐसे क्रिस्टफ, ये जो पोर्शन है पहाड़ी वाला इसको क्रिस्ट कहते, ये खाई वाला पोर्शन इसको ट्रफ कहते। तो एक क्रिस्ट यहाँ से शुरू हुआ, क्रिस्ट शुरू हुआ, क्रिस्ट खत्म हुआ, फिर ट्रफ शुरू हुआ, ट्रफ भी खत्म हुआ, सो फिर नया क्रिस्ट शुरू हो रहा है। सो दो कॉन्जिगेटिव क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है वेव की लेंथ, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। So the distance between the two conjugative crest or two conjugative trough is called as wavelength. So remember that if electron behaves like wave, then definitely it should have certain wavelength, and if electron behaves like particle, then it should have certain मास। और मास तो पार्टिकल तो मान के पूरी दुनिया चल रही थी। डी ब्रोग्लीस कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में रहेंगे तो वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है, वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी जब मोशन में रहेंगे तो वो पार्टिकल तो थे ही, अब वेव के फॉर्म में भी बिहेव करना शुरू करेंगे। तो डी ब्रोग्लीस कहते हैं लाइक लाइट, एज लाइट shows particle nature as well as wave nature, in the same way when the small microscopic particles like electrons are in motion, they also show dual nature, they can behave like particle, they can also behave like wave. So if the electron behaves like particle, then definitely it should have certain mass, because mass is the fundamental property of any particle. And if the electron behaves like wave, then it should have certain value of wavelength,
because wavelength is the fundamental property of any wave. So अब de Broglie's matter wave equation क्या कह रहा है? मैटर मतलब आप मान के चलो पार्टिकल और वेव. सो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास, वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी वेवलेंथ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा. सो de Broglie's नाम के साइंटिस्ट ने ये मास और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन डिराइव करके दिया. उस इक्वेशन को कहा जाता है de Broglie's मैटर वेव इक्वेशन. सो यहाँ पर मुझे डिराइव करना है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर आप ये सब चीज़ें शुरुआत में लिख सकते हो कि इन 1924 लुइस de Broglie सजेस्टेड दैट as light shows a dual nature, it means as light shows particle nature as well as wave nature, so the small microscopic particles like electron, when they are in motion, they can also show dual nature. They can behave like particle as well as they can behave like wave. If they behave like particle, then it should have certain mass, because mass is the fundamental property of particle. And if electron behaves like wave, then it should have certain wavelength, because wavelength is the fundamental property of any wave. So de Broglie derived the equation between the fundamental property of particle mass and fundamental property of wavelength, and that relation, that equation derived by de Broglie's, which gives the relation between mass and wavelength for the moving object. So that is called as de Broglie's matter wave equation. So de Broglie's matter wave equation का डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं. सो एक बार हम लोग अप्लाई करेंगे आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, यहां से डेरिवेशन हमारा शुरू हो गया. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन. और ये आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन होता है पार्टिकल के लिए, कि अगर कोई पार्टिकल का मास चेंज होता है तो कितने एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. सो दैट इज E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल. एनर्जी ऑफ पार्टिकल कहो या एनर्जी ऑफ सिस्टम कहो, सिस्टम मतलब कोई भी चीज विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. m इज द मास ऑफ पार्टिकल, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये रहा आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन फॉर द पार्टिकल नेचर. अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करेंगे हम लोग. सो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिव्स द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ. सो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन देता है. सो देयरफॉर E इक्वल्स टू h न्यू, एंड न्यू इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है? आपने अभी वेवलेंथ बताया मैंने आपको. तो एक क्रिस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होना मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना. ऐसे एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रहती है, उतनी ही कम वेवलेंथ रहती है. मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. ध्यान रखिएगा. इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2, वेयर सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा ना मुझे कौन सी टर्म है. सो वेयर E इज एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव. अभी तो कोई एक चीज मान के चल रहे हैं हम लोग, और पार्टिकल के फॉर्म है तो उसके लिए आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन. यदि वेव की तरह बिहेव करती है तो प्लैंक्स थ्योरी का इक्वेशन. सो एनर्जी ऑफ वेव h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू फिक्स है दोस्तों, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. वेवलेंथ के भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे. ठीक है, तो एक इक्वेशन पार्टिकल के लिए, एक इक्वेशन वेव के लिए है.
अब दोनों इक्वेशन की तरफ अगर देखोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम, and if left hand side of both the equation is same, definitely the right hand side must be same. So therefore on comparing equation 1 and 2, equation 1 और 2 को अगर कंपेयर करता हो, so राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड m इंटू सी स्क्वेयर, मतलब m इंटू सी स्क्वेयर इक्वल्स टू h इंटू न्यू. But remember that frequency nu equals to c by lambda. c मतलब velocity of light and lambda is the wavelength. So put here the value. So now it will becomes m into c, mc square. a square मतलब a into a, c square मतलब c into c. So m into c, h into nu के जगह पर c by lambda. अब मैं यहां से एक c कैंसिल कर देता हूं, यहां से मैं एक c कैंसिल कर देता हूं. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो हियर अब बचेगा क्या? सो देयरफॉर m इंटू सी इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा. ये आ गया इक्वेशन. अब मैं क्या करता हूं, मास लैम्बडा को एक साइड में लेकर चले जाता हूं. सो देयरफॉर लैम्बडा को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाता हूं, ये डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में. सो लैम्बडा इक्वल्स टू अब आया है मेरे पास में, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू, अब क्या बचेगा, h जैसे के वैसे ही m इंटू सी चले जाएगा राइट हैंड साइड में. सो हियर सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ only 1% is less. So since the velocity of electron is comparable or is in the order of velocity of light, so therefore replace these replace c by v, replace velocity of light by velocity of electron. So therefore we will get lambda equals to h upon m into v, and this is the relation which gives us relation between the lambda and mass है. So mass is the fundamental property of particle and lambda is the fundamental property of wave. So here we are getting the relation, or but you can say that momentum is the product of mass and velocity. एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कुछ तो भी m है, and if this is moving with the velocity v, तो total energy contained by this body is called as momentum. So momentum is represented by p. So p equals to m into v. So therefore equation becomes lambda equals to h upon m into v, मतलब ही p. This is another equation for de Broglie's matter wave इक्वेशन. लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है जहां पर मास भी है और वेवलेंथ भी है. तो एक चीज आप लोगों को दिख रही है. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर ए and this is equation number b. So from equation a it is observed that lambda is inversely proportional to the mass. मतलब मास जितना ज़्यादा रहेगा वेवलेंथ उतना ही कम रहेगा. क्रिकेट बॉल अगर लोगे तो क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है और वो अगर मूव करता है तो सर उस ज़्यादा मास वाले क्रिकेट बॉल का आप लोगों को वेवलेंथ कैसा दिखेगा, कम दिखेगा. इलेक्ट्रॉन जैसी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज जब मूव करेगी तो उसका मास बहुत ही कम है, 10 to the power -31 की रेंज में. तो इतनी सूक्ष्म चीज़ें, इतनी बारीक चीज़ें, इतनी छोटी चीज़ें, उनका मास बहुत कम है. तो वेवलेंथ की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगी विच कैन बी मेजर्ड. सो सर ये हो गया उसका मीनिंग कि according to the Louis de Broglie's, the wavelength of any moving object is inversely proportional to the mass of the object. ठीक है, ये हो गया. मतलब if macroscopic object is taken,
अगर आप लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेते हो, मैक्रोस्कोपिक मतलब आंखों से दिखाई देने वाली, इफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज टेकन सो मास इज वेरी लार्ज, मास बहुत बड़ा रहेगा। और मास अगर बहुत बड़ा है तो ऐसे केसेस में उनकी लैम्बडा की वैल्यू निग्लिजिबल रहेगी। सो लैम्बडा इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मतलब सर वो गिनने लायक ही नहीं रहेगी, वो गिनने लायक ही नहीं रहेगी। सो मास की वैल्यू अगर लार्ज है तो लैम्बडा की वैल्यू बहुत कम है, और इतनी कम है कि उसको गिन भी नहीं सकते हम लोग, निग्लिजिबल है। तो मैक्रोस्कोपिक यदि आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो और उसको बहुत जोर से घुमाते भी हो तो भी उसका मास बहुत ज़्यादा रहने की वजह से उसके वेवलेंथ की वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट डी ब्रोगलीज का इक्वेशन ओबे नहीं करते। मतलब मैक्रोस्कोपिक मटेरियल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, बिहेव लाइक पार्टिकल ओनली, इट कैन नॉट बिहेव लाइक वेव। क्यों नहीं वेव की तरह बिहेव कर सकते? क्योंकि उनका मास इतना ज़्यादा है सर। तो वेवलेंथ की वैल्यू इतनी छोटी है, जितनी छोटी है कि जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, और मेज़र नहीं कर सकते अगर इतनी छोटी है, निग्लिजिबल अगर है, तो ऐसी चीज़ों को हम वेव नहीं मान सकते। लेकिन if microscopic particles are taken or if microscopic particles are in motion, so for microscopic particles mass is very small, और मास इतना छोटा है कि लैम्बडा की वैल्यू ये सिग्निफिकेंट रहेगी, गिनने लायक रहेगी, मेजरेबल रहेगी। सो लैम्बडा इज कंसिडर्ड, ऐसे केसेस में लैम्बडा को मेजर्ड किया जाता है, लैम्बडा को कंसीडर किया जाता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यदि मोशन में है तो उनका मास तो रहेगा ही सर, लेकिन वेवलेंथ की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट आ रही है, वेवलेंथ की वैल्यू भी कुछ तो भी आ रही है, मेजरेबल है, मतलब उसे वेव के फॉर्म में भी कंसीडर किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। नाउ इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं कि यदि आपको एग्जाम में 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है तो इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल की तरह और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं ये तो पूरी दुनिया मान के चल रही थी डी ब्रोगलीज के समय, लेकिन डी ब्रोगलीज ने साबित करके दिया, मतलब डी ब्रोगलीज ने हाइपोथेसिस किया, सिर्फ अंदाज लगाया, ध्यान रखना, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया। हाँ, बाद में डेविंसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूफ करके दिया कि इलेक्ट्रॉन ये वेव की तरह बिहेव करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वो बीएससी 5th सेमेस्टर में है, वहाँ पर उसका डेरिवेशन है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो डी ब्रोगलीज कहते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग पार्टिकल ये दो तरीके का नेचर शो कर सकता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में रहेंगे तब वो पार्टिकल नेचर ही शो कर सकते हैं, वेव नेचर शो नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि मोशन में है तो उनका मास बहुत कम रहने की वजह से उनकी लैम्बडा की वैल्यू मेजरेबल है, कंसिडर्ड है, और इसीलिए वैसी चीज़ें ड्यूअल नेचर शो करती हैं, ये डी ब्रोगलीज का कहना है। सो ये लेटर ऑन डेविंसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव भी करके दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द डी ब्रोगलीज इक्वेशन, एंड दैट न्यूमेरिकल इज, मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, एंड दैट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। मैं एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछते आप लोगों को, एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन हमारे पास में रहे। सो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं डी ब्रोगलीज मैटर इक्वेशन के ऊपर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, calculate the wavelength of particle, calculate the wavelength of particle
Calculate the wavelength of particle of mass 1.5 ग्राम, of mass 1.5 ग्राम। तो एक पार्टिकल जिसका मास 1.5 ग्राम है एंड मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन लिखते हैं सर, ये वेवलेंथ और मास दिया है, मतलब डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन का न्यूमेरिकल है। सो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, न्यूमेरिकल पढ़ता हूं मैं। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। सो वी हैव टू, पहले गिवन डाटा लिख देना, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1.5 ग्राम। मास दिया है एंड मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m, मास दिया है 1.5 ग्राम। उसके बाद में वैसे ही वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड। सर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर एग्जाम में दी है तो ठीक, नहीं दी है तो हमारे माइंड में रहना चाहिए कुछ कांस्टेंट की वैल्यू h से रिप्रेजेंट करते हैं। 6.6 to 6 है, मैं 6.6 लिखता हूँ, इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो सर जूल इज द SI यूनिट, सेकेंड इज द SI यूनिट, SI म्हणजे MKS। सर ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, मीटर इज द SI यूनिट, लेकिन सर मास दिया है ग्राम में, मास दिया है ग्राम में, ग्राम CGS यूनिट है, किलोग्राम में चाहिए। तो किलोग्राम में चाहिए तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 से, मतलब डिवाइड करना है 1000 से, तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किए। चलो अब हमारे पास फॉर्मूला है वी हैव, मेरे पास फॉर्मूला है वी हैव। क्या फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। लैम्बडा की वैल्यू पता नहीं, रहने दो वैसे ही। h की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर क्या आ रहा है, -34 आ रहा है ना। 1.5 v की वेलोसिटी, v कितना है, सॉरी v है 250, ठीक है। सो देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू, सर ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना उसको एक साइड में लेकर आ जाना, 6.6 एक साइड में लेकर आ जाना, बाकी की टर्म को वैसे ही लिखना 1.5 इंटू 250 इंटू 10 टू द पावर -34 जैसे कि वैसे, 10 टू द पावर -3 नीचे है उसको ऊपर लेकर जाओ, बन जाएगा 1034। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता, जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। इसका आंसर आता है 17.6 इंटू 10 टू द पावर -34। जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। सो बस आपको गिवन डाटा लिखना है। जनरली ये न्यूमेरिकल जो है ये आप लोगों को 5 मार्क के लिए पूछते हैं BSc फाइनल ईयर में। सो यहाँ पर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आइडिया हमारे पास में रहे। सर लैम्बडा इक्वल्स टू 17.6 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड दैट इज लैम्बडा है, तो डेफिनेटली उसका आंसर रहेगा मीटर में। सर ये लैम्बडा की वैल्यू 10 टू द पावर -34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 के नीचे ही रहना चाहिए। 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -8, मतलब पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट, नैनोमीटर तक के वेवलेंथ की वैल्यू आना ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -13, 10 टू द पावर -9, ये रेंज में वेवलेंथ का आंसर आना, हम उस पार्टिकल उस वेवलेंथ को कंसिडर कर सकते, मेजर कर सकते। 10 टू द पावर -34 बहुत ही कम वैल्यू है सर, एंड दिस वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आपने चीज़ लिए थे पार्टिकल जिसका मास था 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम की वैल्यू भी जब इतने स्पीड से घूमेगी तब भी वो
वेव के फॉर्म में बिहेव नहीं कर सकती। इसीलिए डी ब्रोगलीज का इक्वेशन हर मूव्ड बॉडी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं मूविंग बॉडी के लिए है जिनका मास इलेक्ट्रॉन के मास जितना कम है, जिनके वेवलेंथ की वैल्यू मेजरेबल है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन। वैसे ही मैं सेकेंड न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए अपने लैंग्वेज में। रटने के लिए एग्जाम में क्या लिखना है वो डाटा आपके नोट्स में है 100%। बाहर से कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं, जितना मटेरियल देता हो उतना मटेरियल आप लोग रीड करो, लेकिन समझना आपको क्लास में ही पड़ेगा कंसेप्ट को, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है। सो सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा हूँ मैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ। अ पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ, अ पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ, एक पार्टिकल है, अब उसका वेवलेंथ दिया है। अ पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, मीटर में चाहिए था हम लोगों को। इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, इज मूविंग विथ अ velocity, is moving with a velocity, is moving with a velocity of 10 to the power 6, 10 to the power 6 centimeter per second, full stop. Find the mass of this particle, find the mass of these particle, ये पार्टिकल का मास आप लोग फाइंड आउट करो। सो सर सॉल्यूशन, गिवन डाटा लिखना पड़ेगा मुझे। अ पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ ले लिया है। सो गिवन डाटा में वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज नथिंग बट द लैम्बडा, एंड दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। कैसे आया? सेंटीमीटर मीटर पता है, 1 मीटर मतलब ही 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ, मीटर मतलब बड़ा यूनिट, सेंटीमीटर छोटा यूनिट, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन, छोटे युनिट से बडे युनिट की तरफ आओगे तो डिव्हिजन। सेंटीमीटरचं कन्व्हर्शन मीटरमध्ये करायचं आहे, कारण की सेंटीमीटर इज द CGS युनिट, मला मीटरमध्ये पाहिजे आहे. सो डिव्हिजन करावं लागेल. कितीने? 10 to the power 2 ने. मग 6.6 इंटू 10 to the power -4 डिवायडेड बाय 10 to the power 2 म्हणजे 6.6 इंटू 10 to the power -4 हा वरती जाईल 10 to the power -2, 10 to the power -6. इस तरीके का कन्वर्शन आपको आना चाहिए. अभी हम लोग ग्रेजुएशन के लेवल पर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके देने की. मूविंग विथ अ वेलोसिटी, और ये जो पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ 6.6 इंटू 10 to the power -6 मीटर है. सर ये वैल्यू 10 to the power -12 से बड़ी है, 10 to the power -12 से बड़ी है. पावर माइनस में है, कम है, मतलब ये बड़ी है सर वैल्यू. तो ये जो पार्टिकल है ये वेव नेचर शो करता है, ऐसा इंडिकेट हो रहा है. सो मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया है? सो वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. परत मला तसंच करायचं आहे. सेंटीमीटरचं कन्वर्शन कशामध्ये? मीटरमध्ये, म्हणजे 10 to the power 2 ने डिवाइड करायचं आहे 100 ने, म्हणजे 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड. प्लैंक कांस्टेंट की जरूरत पड़े, क्या कैलकुलेट करना है? मास, मास कैलकुलेट करना है. मास m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता ही रखना है. h इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड, है ना. सो वी हैव, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. सर मास वेवलेंथ है, मतलब डी ब्रोगलीज का इक्वेशन है. सो लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी. सो अभी एक काम करो, वैल्यूज पुट कर दो और बाद में जो कैलकुलेट करना है उसको इधर लेकर आओ, नहीं तो फिर पहले m को लेकर आओ बाद में वैल्यूज पुट करो. सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी. सो हाँ, लैम्बडा की जगह पर क्या वैल्यू है? 6.6 इंटू 10 to the power -6 इक्वल्स टू h 6.6 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय
मास m जैसे के वैसे ही वेलोसिटी 10 टू द पावर 4। सो देयरफॉर मास जो कैलकुलेट करना है और इक्वल्स टू साइन के एक साइड में अकेला रहना चाहिए, इधर डिनोमिनेटर में है इधर आएगा तो न्यूमरेटर में 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय, ये अब न्यूमरेटर में था इधर आएगा तो डिवीजन में 6.6 इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर 4 जैसे के वैसे। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू सर 6.6 विल गेट कैंसल्ड, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -2 मतलब ये बन जाएगा, ऊपर में कौन बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर -34, नीचे में कौन है 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -4 मतलब 10 टू द पावर -2 और ये आ जाएगा अब ऊपर तो m इक्वल्स टू कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब m इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -32। अब सब ऐसा है किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का वजन भी 10 टू द पावर -31 के आसपास था, ये -10 टू द पावर -32 है मतलब उससे भी कम दिख रही है आप लोगों को वैल्यू, सो उससे भी हल्का दिख रहा है सर ये। सो ये हो गया हमारा मास ऑफ दैट पार्टिकल और इसीलिए उसकी वेवलेंथ आप लोगों को मेजरेबल दिख रही है। वर्ड प्रॉब्लम है, आखिरी में आंसर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर ऐसे लिखना, हमेशा आदत डालना, देयरफॉर द मास ऑफ गिवन पार्टिकल, the mass of given particle is found to be 1 into 10 to the power -32 kg। तो ये हो गया सर हमारा डी ब्रोगलीज मैटर इक्वेशन। तो इसकी वेवलेंथ है 10 टू द पावर -4 मतलब इनफ बड़ी है सर। जितना निगेटिव पावर बड़ा रहेगा उतनी वैल्यू छोटी रहेगी, जितना निगेटिव पावर कम रहेगा उतनी वैल्यू बड़ी रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान रखना है। सो सर ये हो गया ये डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये पूरा का पूरा क्वांटम केमिस्ट्री जो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स होता है जो हम लोग केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हैं, ये दो लॉज के ऊपर है, दो हाइपोथेसिस के ऊपर। एक को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहा जाता है और दूसरा हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। सो दैट इज द डी ब्रोगलीज एंड हेसनबर्ग। सो इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल and numericals related to the same topic. So thank you so much.